कहीं नहीं खाया पूरी दुनिया में। तो कहने लगा इतना केला? मैंने कहा हाँ, कोई गांव ऐसा नहीं जहां केला नहीं होता इस देश में, हर गांव में केला है। फिर उसने कहा आम होता है भारत में? आम? मैंने कहा भैया, भारत में 500 से ज्यादा प्रजाति के आम तो कभी भी मिल जाएंगे, और कुल आमों की प्रजातियां 5000 हैं जो मौसम पे मिल जाते हैं। दक्षिण भारत का अलग आम, उत्तर भारत का अलग आम, पूर्वी भारत का अलग, पश्चिम भारत का अलग। और मैंने तो उसको एक बात कही थी तो वो हैरान हो गया। मैंने कहा दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, वहां से सिर्फ 100 किलोमीटर चलो, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, दिल्ली को केंद्र बनाओ, 100 किलोमीटर की परिधि में घूम के आओ, 500 जात का आम तो उतनी दूरी पर ही मिल जाता है। लंगड़ा आम, चौसा आम, फजली आम, तोतापुरी आम, दशहरी आम, कितने नाम गिनाओ। दक्षिण के तो अभी नाम ही नहीं गिनाए मैं। नीलम आम, बैगनफली आम। तो वो कहने लगा इतना? मैंने कहा हाँ भाई। फिर उसने कहा ये बताओ भारत में क्या नहीं होता? मैंने कहा यही सवाल कभी भी तुम पूछोगे तो उत्तर ही नहीं मिलेगा, क्योंकि भारत में सब कुछ होता है और हर गांव में होता है। जितना दुनिया के 20-25 देशों में कुल मिलाकर होता है, उतना भारत के एक एक गांव में होता है। ऐसा देश है भारत। माने भगवान की बड़ी कृपा है इस देश पर। हर गांव की मिट्टी इतनी अच्छी है, सब कुछ हो जाता है हर गांव में। हमारे पुराने बुजुर्ग कहा करते थे कि हर गांव में इतना होता था कि खाली नमक बाहर से लाना पड़ता था बस, और कुछ नहीं, क्योंकि नमक सब जगह नहीं होता इस देश में। नमक सिर्फ समुद्र के किनारे वाले गांवों में होता है। नमक छोड़कर हर चीज हर गांव में होती है, कुछ लाना ही नहीं पड़ता बाहर से। इतना स्वावलंबी देश रहा है ये देश भारत, और इतना समृद्धशाली है, इतना समृद्धशाली कि हर गांव में सैकड़ों किस्म की चीजें पैदा हों इस देश में। और एक गहरी बात कहता हूं आपसे कि जब उससे मेरी बहस हो रही थी तो उसने कहा कि अगर ये सब कुछ भारत में होता है, इतना सब कुछ होता है, तो भारत गरीब क्यों है? इसका उत्तर मेरे पास नहीं था। इतना सब कुछ होता है तो तुम गरीब क्यों हो? क्यों जर्मनी के सामने कटोरा लेके भारत की सरकार भीख मांगती है हर साल? क्यों कर्ज लेते हो तुम हमसे? क्यों अमेरिका जाते हो कर्ज मांगने के लिए? क्यों यूरोप के देशों में आते हो कर्ज मांगने के लिए, जब सब कुछ तुम्हारे देश में होता है? और हमारे देश में खेती में ही सब कुछ नहीं होता है, खेती के अलावा भी बहुत कुछ होता है। जमीन के नीचे खोदना शुरू करें तो 90 खनिज पदार्थ मिलते हैं इस देश में। तांबा मिलता है, लोहा मिलता है, बॉक्साइट मिलता है जिससे एल्यूमिनियम बनता है, अभ्रक मिलता है। ऐसे 90 खनिज पदार्थ जमीन के नीचे से मिलते हैं, कहीं नहीं है पूरी दुनिया में। अधिक से अधिक खनिज पदार्थ 10, 12, 15 दुनिया में हैं, अलग अलग देशों में। हमारे यहाँ 90 खनिज पदार्थ मिलते हैं। और अब तो पता चला कि खोदते खोदते हम बहुत नीचे आ गए तो तेल मिल गया, गैस मिल गई। कावेरी बेसिन में इतनी गैस मिली है कि वैज्ञानिकों ने एक दिन कहा मुझे कि हम सारी मोटर गाड़ियों में ये गैस जलाएं जो कावेरी बेसिन में मिली है, सारी मोटर गाड़ियों में, और भारत के हर रसोई घर में इस गैस को जलाएं। ये गैस ही जले, डीजल पेट्रोल बंद कर दें तो इतनी गैस है कावेरी बेसिन में कि 240 साल तक जलती रहे वो देश में, इतनी गैस है। और उन वैज्ञानिकों का कहना है कि थोड़े दिन में तेल मिलने वाला है राजस्थान में, बाड़मेर में, बीकानेर में, जैसलमेर में, और तेल का प्रचुर भंडार मिलने वाला है। उसके संकेत आने शुरू हो गए हैं। थोड़े दिन में तेल भी आ जाएगा, अब तक जो नहीं था। तो तेल इस देश में, गैस इस देश में, खनिज पदार्थ यहां पर। जंगलों में जाओ तो 84,000 किस्म की जड़ी बूटियां और फल आदि होते हैं जंगलों में। तो भारत माता तो कहीं से दरिद्र नहीं है।
फिर देश दरिद्र कैसे हो गया? ये कहानी अगर हमारे समझ में आ जाए तो हमारे सपनों का भारत बनाना आसान होगा। इसलिए ये कहानी मैं सुना रहा हूं आप। कहीं से हम दरिद्र नहीं है, भगवान ने हमें दरिद्र नहीं बनाया, प्रकृति ने हमको दरिद्र नहीं बनाया। हम सब तरफ से दुनिया में किसी भी देश के कंपटीशन में आगे है, उत्पादन हर तरह का गांव में, और उद्योग भी कोई कम नहीं है। अब इस देश में भारत सरकार का सेंसस है जो ये कहता है कि 5,80,00,000 उद्योग चल रहे हैं इस समय देश में, 5,80,00,000, और अच्छे चल रहे हैं। सारी दुनिया में मंदी आई लेकिन हमारे उद्योगों में नहीं आई। कुछ तो कारण है। कारण उसका एक है कि हमारे उद्योगों में मेहनत करने वाले जो मजदूर हैं ना, दुनिया में सबसे सस्ते हैं। इतने सस्ते मजदूर पूरी दुनिया में किसी देश में नहीं जो हमारे उद्योगों में हैं। 12-12 घंटे काम कर सकते हैं बिल्कुल थोड़ी सी तनख्वाह पर, जो कोई नहीं करता पूरी दुनिया में। अब श्रम बहुत सस्ता, और भगवान का दिया हुआ प्राकृतिक माल बहुत है हमारे पास, कच्चा माल। अब दो चीजें अगर उद्योगों को मिल जाएं, श्रम सस्ता हो, कच्चा माल भरपूर हो, वो सस्ता हो, तो उद्योगों में तो पैदा ही पैदा है। 5,80,00,000 उद्योग है, कोई कम नहीं। और इतने उद्योग और इतना खेती, तो व्यापार भी अच्छा है इस देश में, व्यापार में कोई कमी नहीं है। सरकार कहती है कि कम से कम 20 लाख करोड़ का व्यापार हो जाता है साल में इस देश में, अंदर, देश के अंदर, बाहर की बात नहीं कर रहा हूं। तो ये सारा कुछ अच्छा है, उद्योग, व्यापार, खेती, फिर भारत गरीब क्यों? ये तो गंभीर प्रश्न है। और इतना गरीब कि दुनिया में सबसे ज्यादा गरीबी में हमारा नंबर आए। अब ये प्रश्न हमें समझना है। अब हमारे मन में इस प्रश्न को समझने के समय एक बात आती है, क्या भारत की गरीबी हजारों साल की है? हम लोग आपस में चर्चा करते हैं कई बार, जाने अनजाने हम ये कह देते हैं, अरे भारत तो हमेशा से गरीब है। मैं भारत के दो लोगों का नाम लेके कहूंगा। एक व्यक्ति है इस देश में, उसका नाम है पी चिदंबरम। ये भारत में बहुत लंबे समय तक वित्त मंत्री रहा, और इस व्यक्ति ने इंदौर नाम के शहर में मध्य प्रदेश में एक भाषण दिया था, और मैं उस दिन वहां था। उस भाषण में सामने बैठा था मैं, और चिदंबरम मंच से बोल रहा था। कार्यक्रम क्या था? नई दुनिया नाम का एक अखबार निकलता है इंदौर से। नई दुनिया अखबार ने एक किताब प्रकाशित की थी, पुस्तक का प्रकाशन किया था, उसका विमोचन करने के लिए चिदंबरम आया था। तो भाषण दिया उसने, और क्या भाषण दिया! भारत हजारों साल से गरीब देश रहा है। यहीं से भाषण शुरू किया, अंग्रेजी में। अच्छा था कि वो अंग्रेजी में बोल रहा था, ज्यादा लोग समझ नहीं रहे थे। हाँ, उसने शुरू किया, भारत हजारों साल से गरीब देश रहा, भारत हजारों साल से मुफलिसी का शिकार रहा, ऐसे ऐसे उसने कहना शुरू किया। फिर बीच में कहने लगा, ये तो भला हो अंग्रेजों का जो वो भारत में आए और उन्होंने भारत को थोड़ा बेहतर बना दिया, वरना हम तो अंधेरे में डूबे हुए थे, हमको तो कोई ज्ञान नहीं था, कोई प्रकाश नहीं था, इस देश में तो भयंकर गरीबी ही गरीबी थी। और ये जब वो भाषण दे रहा था तो बार बार पंडित नेहरू को कोट कर रहा था। पंडित नेहरू ने ऐसा कहा, पंडित नेहरू ने वैसा कहा, पंडित नेहरू ने ये कह दिया, उन्होंने वो कह दिया। वो भाषण जैसे ही पूरा हुआ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। हाँ, मैं इधर उधर देख रहा था, किसी के मन में कोई तकलीफ नहीं। मैंने कहा मैं तो पूछने वाला हूं इस चिदंबरम से। तो मैंने कहा कि अगर भारत हजारों साल से गरीब था, मैंने सीधे कहा उसको, तो अंग्रेज यहां 250 साल झक मारने के लिए क्यों आए? हजारों साल से गरीब देश, गरीबों के यहां कोई 250 साल रहता है आके? गरीबों के तो कोई दर्शन करने नहीं जाता। 250 साल रहना तो कोई सामान्य बात है। 250 साल में 50 पीढ़ियां जवान होकर मर गई अंग्रेजों की, यहां क्यों रहे वो?
और भारत अगर हजारों साल से गरीब था तो पुर्तगाली 450 साल झक क्यों मार रहे थे इस देश में? क्यों आए 450 साल पुर्तगाली अपना देश छोड़कर? 1492 में वास्को डी गामा घुस गया इस देश में और निकला नहीं, फिर अंत तक मार मार के निकालना पड़ा गोवा से पुर्तगालियों को। तो 450 पुर्तगाली, 450 साल पुर्तगाली क्यों आए? 250 साल अंग्रेज क्यों रहे? और भारत अगर हजारों साल से गरीब था तो ये मुगल क्यों आए झक मारने के लिए यहां 300 साल? बाबर क्यों आया? उसने सल्तनत क्यों बनाई? गरीबों के देश में जाके कोई राज्य स्थापित करता है क्या? और इतना ही क्यों, मोहम्मद बिन कासिम क्यों आया इस देश में 7वीं शताब्दी में जब हम हजारों साल से गरीब थे? महमूद गजनवी क्यों आया सोमनाथ का मंदिर लूटने के लिए जब हम हजारों साल से गरीब थे? तैमूर लंग क्यों आया? नादिर शाह क्यों आया? अहमद शाह अब्दाली क्यों आया जब हजारों साल से हम गरीब ही थे? तो इनको तो कहीं अमीर देशों में जाना चाहिए था, वो सब यहां क्यों आए? और सिकंदर क्यों आया यहां अगर हम हजारों साल से ही गरीब थे? तो सिकंदर ने अपने गुरु को यह क्यों कहा कि जब तक भारत विजय नहीं कर लेता तब तक विश्व विजय मेरी नहीं होगी, इसलिए भारत को जीतना बहुत जरूरी है। तो आया यहां पर, और यह तो भारतवासियों का पराक्रम था कि वो भारत को जीत ही नहीं पाया, मार के भगा दिया हमने उसको, रास्ते में मर गया। और आपको तो इतिहास में मालूम है, शक यहां आए, हूण यहां आए, पिंडारी यहां आए। क्यों आए भाई? हम तो गरीब हैं, भुखमरी के शिकार हैं, बेरोजगारी हमारे यहां है, फिर क्यों आए ये सब? तो चिदंबरम चुप हो गया, बोला कुछ नहीं। मैंने कहा उत्तर दे दो, अगर ये हजारों साल से ही गरीब देश है तो। कहने लगा नेहरू जी ने कहा। मैंने कहा नेहरू जी से तो पूछ नहीं सकता मैं, क्योंकि वो जिंदा नहीं है। होते जिंदा तो उनसे पूछ लेता कि कहां से मिला ये तुम्हें कि भारत हजारों साल से गरीब है? किसने कह दिया भारत हजारों साल से गरीब है? मैंने कहा तुम नेहरू के मानस पुत्र हो, तुम ही बता दो। और क्या, मानस पुत्र है कि नहीं नेहरू का? मैंने कहा तुम ही बता दो भाई, नेहरू जी से तो क्या पूछ सकता हूं मैं? तो फिर चुप हो गया। ये तो एक बात हुई। ऐसी एक घटना घटित हुई, मनमोहन सिंह जब भारत के वित्त मंत्री बने और थोड़े दिन बाद फिर प्रधानमंत्री बन गए। पहली बार जब ये प्रधानमंत्री बने तो ऑक्सफोर्ड गए थे, अटल जी के बाद इन्हीं का नंबर आया ना, तो ये गए ऑक्सफोर्ड। वहां पर एक सम्मान समारोह हुआ डॉक्टर मनमोहन सिंह का, उसमें इनको डी लिट की उपाधि दी गई। तो सम्मान समारोह में इन्होंने एक भाषण दिया 40 मिनट, वो रिकॉर्डेड है हमारे पास। उसमें उन्होंने यही गाना गाया, भारत हजारों साल से गरीब देश है। ये तो अंग्रेज थे जो भारत में आए और उन्होंने भारत को थोड़ा सभ्य बनाया। हम अंग्रेजों के बहुत आभारी हैं जिन्होंने आकर भारत को तकनीकी सिखाई। हम अंग्रेजों के बहुत आभारी हैं जिन्होंने भारत में विज्ञान लाया। हम अंग्रेजों के बहुत आभारी हैं जिन्होंने भारत में उद्योग लाए। हम अंग्रेज, ये बोला उन्होंने 40 मिनट, 40 मिनट। अगले दिन ये भाषण इंग्लैंड के अखबारों में छपा, तो कई अखबारों ने टिप्पणी लगाई, हेडिंग लगाया कि लगता है भारत अभी भी अंग्रेजों की गुलामी में ही है, क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री जो गान गा रहा है यहाँ आकर, वो एक स्वतंत्र देश के स्वाभिमानी प्रधानमंत्री का गाना नहीं है, ये तो गुलाम देश के गुलाम प्रधानमंत्री का गाना है। और मैंने ये दो नाम इसलिए लिए कि दोनों जिंदा हैं ये, हाँ दोनों जिंदा। और इनके साथ मेरे दिल की तमन्ना है कि एक बार इनको मंच पे बिठाओ दोनों को, और मैं इनसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूं भारत के बारे में। और मैं उनको वो प्रमाण देना चाहता हूं, वो दस्तावेज सौंपना चाहता हूं जो भारत की कहानी कुछ और कहते।
अब मैं आता हूं प्रमाणों पर, दस्तावेजों पर। हमारे भारत में अंग्रेजों की जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई 1618 में, तो इस ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सबसे पहला अधिकारी आया उसका नाम था थॉमस रो। टॉमस रो भी कहते हैं उसको, थॉमस रो भी कहते हैं। ये जहांगीर के दरबार में पेश हुआ, तो जहांगीर के सामने इसने एक एप्लीकेशन दिया और ये कहा कि हमें भारत में व्यापार करने का लाइसेंस चाहिए। तो जहांगीर ने पूछा क्या व्यापार करोगे, तो वो चुप्पी मार गया। फिर पूछा उसको क्या व्यापार करोगे, तो उसने कहा खरीदने के लिए तो हमारे पास पैसे नहीं है और बेचने के लिए कुछ नहीं है। हाँ, यही उत्तर दिया था जहांगीर को। जहांगीर ने पूछा था तुम क्या बेचोगे यहां पर, व्यापार का मतलब तो कुछ बेचना और कुछ खरीदना। जहांगीर को मालूम नहीं था व्यापार का और भी कोई मतलब होता है। अंग्रेजों का एक शब्द है TRADE, ट्रेड। ट्रेड का एक मतलब है व्यापार, ट्रेड का दूसरा मतलब है लूट मार। जैसे एक शब्द के कई अर्थ होते हैं ना, हमारे हिंदी में एक शब्द है कनक। कनक का एक अर्थ है धतूरा, कनक का एक अर्थ है सोना, कनक का एक अर्थ है गेहूं। वैसे ही ट्रेड एक शब्द है अंग्रेजी का, इसका एक मतलब है व्यापार, खरीदना बेचना, और दूसरा मतलब है लूट मार, प्लंडरिंग। आप अंग्रेजी डिक्शनरी पढ़ो, 16वीं सेंचुरी की वेबस्टर डिक्शनरी मैंने ढूंढी तो उसमें ट्रेड के सामने लिखा है प्लंडरिंग, लूट मार। तो ये आया थॉमस रो, तो इसने जहांगीर को कहा कि हम ट्रेड करेंगे, ये नहीं कहा व्यापार करेंगे, ट्रेड करेंगे। जहांगीर को लगा कि कुछ बेचेगा कुछ खरीदेगा, हाँ, और अंग्रेजों का था हम तो लूट मार करेंगे, है ही नहीं हमारे पास कुछ बेचने को और खरीदने को पैसे नहीं। खरीदने को पैसे क्यों नहीं थे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी दिवालिया कंपनी थी, कुछ था ही नहीं उनके पास। मैंने ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली मीटिंग की रिपोर्ट निकाली, मिनट्स। पहली मीटिंग हुई इनकी 1599 में। उस मीटिंग में प्रस्ताव हुआ कि ये कंपनी बनेगी और नाम इसका ईस्ट इंडिया रखा जाएगा। क्यों भाई, ये तो अंग्रेजों का नाम नहीं है, ईस्ट इंडिया ये तो भारतीय नाम है। अब अंग्रेज भारतीय नाम क्यों रखेंगे, कुछ तो रहस्य होगा। ईस्ट लंदन क्यों नहीं रखा, ईस्ट लंदन कंपनी, ईस्ट यॉर्कशायर कंपनी क्यों नहीं रखा, या वेस्टमिंस्टर कंपनी क्यों नहीं रखा उसका नाम। वेस्टमिंस्टर तो एक जगह है ना लंदन में बड़ी मशहूर, जहां से उनकी सारी राजनीति चलती है और सारी दुनिया को गुलाम बनाने की साजिशें वहां रची जाती हैं। तो वेस्टमिंस्टर कंपनी क्यों नहीं रखा उसका नाम, ईस्ट इंडिया क्यों। तो उसकी कहानी पता चली कि भारत का जो पूर्वी इलाका है माने बंगाल, इस बंगाल के इलाके से बहुत सारे पानी के जहाज जाते थे व्यापार करने भारत के, और वो जहाज लंदन के नजदीक से गुजरते थे, अफ्रीका जाते थे, लैटिन अमेरिका तक जाते थे भारत के व्यापारी। तो जब पानी के जहाज गुजरते थे लंदन के नजदीक, तो अक्सर ये अंग्रेज उनको लूटा करते थे पानी के जहाजों को, क्योंकि अंग्रेजों का मुख्य व्यवसाय यही था, लूट मार। कारण खेती होती नहीं, और आज से नहीं सैकड़ों साल से नहीं होती। आपको सुनकर हैरानी होगी, अंग्रेजों के देश में खेत जोतने वाला पहला हल 1760 में बना, वो भी भारत के हल की नकल करके। उसके पहले हल ही नहीं था उनके पास। अब जिस देश के किसानों के पास हल ना हो वो खेत में क्या जोत लेंगे, और वैसे भी खेत में कुछ होता नहीं वहां, तो खेती तो थी नहीं, खेती नहीं थी, उद्योग नहीं था। इंग्लैंड का भी वही हाल था जो जर्मनी की कहानी मैंने सुनाई, ये तो पूरे यूरोप का ऐसा ही हाल था। तो उनके यहाँ कुछ होता नहीं था, तो जिंदगी कैसे कटती थी उनकी। तो समुद्र के रास्ते पर ये इंग्लैंड पड़ता है, ये इनके भगवान ने नसीब में दे दिया, समुद्र के किनारे, और उस रास्ते से सब जहाज जाते हैं। अगर आपको अमेरिका जाना है तो वहां से जाना पड़ेगा, अफ्रीका जाना है तो वहां से गुजरना पड़ेगा, लैटिन अमेरिका जाना है तो वहां से गुजरना पड़ेगा। तो इंग्लैंड का लंदन एक ऐसी जगह पर है जहां से अक्सर पानी के जहाज गुजरते थे व्यापार करने वाले, और दुनिया में सबसे ज्यादा व्यापार करते थे दो देश, एक भारत और एक चीन।
और इनके जहाज जाया करते थे अक्सर, तो उन जहाजों को ये अंग्रेज लूटते थे। तो भारत से जो जहाज कलकत्ता वाले इलाके के होते थे, ईस्ट इंडिया वाला पूर्वी भारत का इलाका, वो जहाज भरे हुए होते थे माल से, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, हीरे जवाहरात, और बहुत प्रचंड माल रहता था। अंग्रेज जब लूटते थे तो बहुत मिलता था उनको, इसलिए उनको लगा कि भारत का जो ईस्ट पार्ट है ये बहुत समृद्धशाली है, यहीं लूटना है हमको, तो नाम रखा ईस्ट इंडिया। ये तो चालाकी अंग्रेजों की हमेशा से है, अंग्रेजों की नहीं, यूरोप के लोगों की। जिस देश में जाओ उसी देश का नाम अपनी कंपनी के साथ लगाओ। हिंदुस्तान लीवर सुना है कि नहीं? कंपनी तो मूलतः इंग्लैंड की है ना, यूनिलीवर, नाम रख लिया हिंदुस्तान लीवर, ताकि आपको उल्लू बना सकें कि भारत की कंपनी। करोड़ों भारतवासियों को मालूम नहीं हिंदुस्तान लीवर विदेशी कंपनी है, पढ़े लिखों को मालूम नहीं। वो तो मुझे तर्क करते हैं, राजीव भाई ये तो भारत की कंपनी है ना, नाम में हिंदुस्तान लगा हुआ है। ऐसी ही कहानी है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो भारतवासियों को लगे कि ये भारत की कंपनी, तो आ गए लेके उसको। अब पैसे तो थे नहीं, क्योंकि ये कंपनी दिवालिया थी। जब कंपनी बनी ना, तो मैंने वो मिनट्स देखी इनकी 1599 वाली, उनकी मिनट्स वहाँ लंदन में रखी है। ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिस रहा लंदन में, वहाँ पुराने रिकॉर्ड्स हैं। तो देखा तो इनकी इनिशियल पेड अप कैपिटल 0 थी, शून्य, पैसे ही नहीं किसी की जेब में, और कंपनी बना ली। तो कैसी कंपनी होगी अंदाजा लगा लो, पैसे तो थे ही नहीं। फिर ये राजा के पास गए और कहा कि हमको लाइसेंस दे दो, हम जाएंगे भारत में। तो राजा ने पूछा गांठ में कुछ है, पैसे वैसे हैं? तो उन्होंने कहा हैं तो नहीं। फिर क्या करोगे भारत जाके? तो उन्होंने कहा यहाँ कुछ उधार लिया है हमने, भारत पहुंच जाएंगे, फिर हमें लगता है कि बहुत माल है भारत में, तो पैसे तो भारत से आ जाएंगे, आप बस लाइसेंस दे दो। तो राजा ने जो लाइसेंस दिया इनको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसमें लिखा हुआ है कि तुम जो भी कुछ भारत में लूटोगे, माने ट्रेड करोगे। अब ट्रेड का हर समय अर्थ लगाना लूट मार, हाँ, नहीं तो समझ में नहीं आएगी आपको कहानी। तो राजा ने कहा जो भी तुम लूट मार करोगे इसमें मेरा भी हिस्सा है। तो कंपनी ने कहा ठीक है, आपका भी हिस्सा है। फिर राजा ने कहा इसमें चर्च का भी हिस्सा होगा। तो कंपनी वालों ने कहा हाँ ठीक है, चर्च को भी देंगे। फिर राजा ने कहा मेरे जो चंगू मंगू हैं, माने ये जो अधिकारी नजदीकी, इनको भी देना पड़ेगा। हाँ हाँ देंगे। फिर ये जो पार्लियामेंट है इसको भी देना पड़ेगा। हाँ हाँ देंगे। हाँ हाँ करते गए, माने पैसे का बंटवारा पहले ही हो गया कि भारत में घुसोगे, लूट मार करोगे तो इतना प्रतिशत राजा को, इतना प्रतिशत चर्च को, इतना प्रतिशत एमपीज को, इतने प्रतिशत अधिकारियों को, जो बचेगा वो तुम्हारा। इस पत्र को लेके वो भारत में आए। ये था उनका अथॉरिटी लेटर। अब घुस गए, जहांगीर के सामने पेश हुआ और कहा कि व्यापार करने का लाइसेंस दे दो। तो जहांगीर समझा ये करेंगे खरीद फरोख्त, और उनके लिए था लूट मार। तो जहांगीर ने पूछा भी कि तुम बेचोगे क्या? तो इन्होंने कहा हमारे पास कुछ नहीं है बेचने को। तो खरीदोगे क्या? तो उन्होंने कहा पैसे भी नहीं है। तो फिर व्यापार कैसे करोगे? तो थॉमस रो ने जहांगीर को कहा कि देखो, हम भारत से कुछ माल उधारी में लेंगे, उधार, और ले जाके बेचेंगे कहीं, फिर मिलेगा पैसा, उसमें से आपको दे देंगे। अब जहांगीर ऐसा भोला भाला सीधा साधा लाइसेंस दे दिया उसने। मुगल राजाओं में सबसे ज्यादा भोला और सीधा यही था जहांगीर, दे दिया लाइसेंस। अब वो लाइसेंस लेके गए सूरत में, और सूरत में सबसे पहले लूट मार की ईस्ट इंडिया कंपनी ने। जिस घर को लूटा सूरत में, वो घर अभी भी है, कभी भी जाके देख सकते हैं। सूरत में वो घर है, उस पे नाम अंग्रेजों ने अपना लिख दिया, कूपर विला। पहले वो किसी स्थानीय राजा का महल था, वहां लूटा इन्होंने, और लूट के पैसे आए। उस पैसे से फौज बनाई, सेना बनाई, फिर और लूटा, फिर और पैसे आए, फिर और लूटा, फिर और पैसे आए, फिर फौज बढ़ती गई, सेना बड़ी होती गई। तो सूरत के बगल में नवसारी को लूटा, फिर वलसाड को लूटा, फिर भरूच को लूटा,
फिर अंकलेश्वर को लूटा, और इस पूरे इलाकों को लूटते लूटते ईस्ट इंडिया कंपनी करोड़पति हो गई। जिनकी गांठ में पैसा नहीं था धेला, उनकी पूंजी हजारों करोड़ पाउंड की हो गई, मात्र 35-40 साल। तो फिर इस कंपनी को लगा कि इस इलाके से कहीं और चलो लूटने, तो फिर पूर्वी भारत में आ गए, कलकत्ता आदि आ गए, वहां लूट मचाई इन्होंने। और लूटने के तरीके क्या थे इनके, ये एक चिट्ठी बनाते थे अंग्रेजी में, और किसी भी करोड़पति भारतवासी के घर में वो चिट्ठी फेंकी जाती थी, और उसमें लिखा जाता था 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दे दो, नहीं तो तुम्हारा घर लूटेंगे। अब भारतवासी क्या सोचते थे, अगर घर लूटा तो 10 करोड़ निकल जाएगा, तो 1 करोड़ दे दो भाई। और जो भारतवासियों के पास होता था उन्हीं के घर में चिट्ठी जाती थी वो। ये उनका तरीका था लूटने का। फिर राजाओं को लूटना शुरू किया उन्होंने, और राजाओं के साथ यही होता था, किसी राजा से 10 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मांगी, किसी से 50 करोड़ मांगी। कुछ राजा थे जो चुपचाप दे दिया करते थे, कुछ राजा थे जो उनसे लड़ाई लड़ा करते थे। दोनों तरह के राजाओं के नाम बताता हूं, तुरंत आपके ध्यान में आएगा। एक राजा थे जीवाजी राव सिंधिया, वो चुपचाप दिया करते थे जितना अंग्रेज मांगते थे। और उन्हीं के पड़ोस में एक रानी थी, महारानी झांसी लक्ष्मीबाई, उसने 1 पैसा नहीं दिया कभी अंग्रेजों। जब जब अंग्रेजों ने चिट्ठी लिखी झांसी रानी को, फाड़ के फेंक दी उसने। ये हैदराबाद का निजाम हुआ करता था, ये चुपचाप देता था अंग्रेजों, चुपचाप, जितना मांगा उतना देता था। और यहीं पड़ोस में ऐसी एक महारानी थी कित्तूर चन्नम्मा, बेलगाम में, 1 पैसा नहीं दिया कभी उसने अंग्रेजों को। जब अंग्रेजों की चिट्ठी आई उसने फाड़ के फेंकी। ऐसे भारत में राजाओं के बंटवारे थे। कुछ राजा कमजोर, कायर, नपुंसक, निर्वीर्य, निकम्मे, वो चुपचाप अंग्रेजों को दिया करते थे। और कुछ राजा थे शूरवीर, ताकतवर, साहसी, जो अंग्रेजों से लड़ा करते थे। अपने जयपुर का राजा भी ऐसा ही था, चुपचाप दिया करता था अंग्रेजों, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। लेकिन उसी के आसपास उदयपुर का इलाके के जो राजा थे कभी नहीं देते थे अंग्रेजों। तो ऐसे चला। तो जिन जिन राजाओं से पैसे मिले अंग्रेजों ने लिए और बड़ी फौज बनाई। फिर उन राजाओं से उन्होंने संधियां की अंग्रेजों ने, उसको कहते थे ट्रीटी फॉर फ्रेंडशिप, मित्रता की संधि। अब इस संधि में क्या होता था, राजाओं का गुणगान किया जाता था, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, क्योंकि पैसे दे रहे हैं हमको। तो अंग्रेज उसमें लिखा करते थे बहुत अच्छे हैं, उनकी बढ़ाई करते थे झूठ मूठ की। और अंत में एक वाक्य लिखा जाता था, वो खतरनाक होता था। वो वाक्य होता था कि जब आपकी मौत हो जाएगी तो आपका राज्य हमारा हो जाएगा। ये वाक्य लिखा जाता था। इसको कहते थे ट्रीटी फॉर फ्रेंडशिप। सारी अच्छी अच्छी बातें लिख दी एक पन्ने में, नीचे एक छोटा सा वाक्य लिखा रहता था नोट करके, NOTE, नोट। और ये सब अंग्रेजी में लिखा जाता था कि आप जब मर जाओगे आपका राज्य हमारा हो जाएगा। कभी कभी उसमें लिखा जाता था कि अगर आपकी कोई संतान नहीं हुई तो आपका राज्य हमारा हो जाएगा। इस तरीके से सारे राज्य हड़पे अंग्रेजों ने। आपको मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, एक भी राज्य को अंग्रेजों ने युद्ध में नहीं जीता, एक भी राज्य युद्ध में नहीं जीता, सबको संधि करके कब्जे में ले लिया। हम अंग्रेजों से कभी युद्ध में नहीं हारे, चालाकी में हारे। भारतवासियों की बहुत सारी विशेषताएं हैं। भारतवासी शूरवीर हैं, प्रतापी हैं, मजबूत हैं, होशियार हैं, अकल वाले हैं, सब कुछ हैं, चालाकी नहीं आती। एक ही चीज में कमजोर है। वो एक गाना है ना, सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों कि हमें अनाड़े। वो गाना हम पे सटीक है। भारतवासी सब सीखा हमने, गणित सीखा, विज्ञान सीखा, खगोल शास्त्र सीखा, दर्शन शास्त्र हमने सीखा,
धातु शास्त्र हमने सीखा, दुनिया को सिखाया, उद्योगों में दुनिया को हमने क्या क्या ज्ञान नहीं दिया, सारी दुनिया को गणित का नंबर सिस्टम हमने दिया, शून्य का आविष्कार हमने किया, खगोल शास्त्र के सारे आविष्कार हमारे हैं, सब कुछ हमारे पास है, चालाकी नहीं है। क्यों नहीं है? इसका कोई कारण है तो एकमात्र कारण है कि हमारा जो वायुमंडल है, हमारा जो मौसम है, वो इतना अनुकूल है कि हम चालाक हो ही नहीं सकते। चालाक होने के लिए जो जीन की जरूरत पड़ती है, वो जीन भारत में हो ही नहीं सकता। चालाक जीन, जिसको हम डीएनए कहते हैं ना, जिस डीएनए से चालाकी आती है, वो दुनिया के उन्हीं देशों में होता है जो देश कठोर है, जहां जिंदगी मुश्किल है, जहां ठंड पड़ती है 8-8 महीने, टेम्परेचर चला जाता है -40 डिग्री। वहां के लोगों के जीन में प्रकृति ने एक व्यवस्था कर रखी है कि उनको चालाक होना पड़ता है, नहीं तो जिंदा नहीं रह पाएंगे। हमको भगवान ने चालाकी वाला जीन ही नहीं दिया, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। चालाकी नहीं आती तो नहीं आती, और अंग्रेजों को सबसे ज्यादा चालाकी ही आती थी और कुछ नहीं आता था, तो वो चालाकी करते थे। चिट्ठी लिखी, संधि पत्र, उसमें एक लाइन डाल दिया। अब राजा उसको पढ़ता था लेकिन समझ में नहीं आता था, क्योंकि अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं थी। तो राजा क्या करता था, अंग्रेजों से पढ़वाता था, देखो इसमें क्या लिखा है। अंग्रेज उसको यही पढ़ के सुनाते थे, ये बहुत अच्छा है, आपके हित में है, राज्य के हित में। ये नहीं बताता था कि नीचे लिखा हुआ आपका राज्य चला जाएगा मरने के बाद। इस चक्कर में हम अंग्रेजों की गुलामी में चले गए। बहुत दिन तक मैं ये खोज करता रहा कि आखिर हम गुलाम कैसे हुए, क्योंकि मुट्ठी भर अंग्रेज और इतने बड़े देश को गुलाम बना लें, वो चालाकी से किया उन्होंने, ताकत से नहीं किया। युद्ध में कभी नहीं हारे हम। जब जब अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़े भारत के राजाओं ने, अंग्रेज हारे हर युद्ध में। महाराजा रणजीत सिंह के साथ अंग्रेजों ने 18 युद्ध लड़े, एक भी युद्ध में नहीं जीत पाए। दक्षिण भारत में हैदर अली के खिलाफ अंग्रेजों ने 17 युद्ध लड़े, एक में भी नहीं जीत पाए। रानी कित्तूर चन्नम्मा के साथ 4 युद्ध लड़े अंग्रेजों ने, हर एक में हारे। झांसी रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ जितने युद्ध लड़े, सब में अंग्रेज हारे, जीते कभी नहीं वो हमसे, किसी भी युद्ध में। चालाकी में जीते वो हमसे। उन्होंने संधियां कर करके राज्यों को गुलामी में लिया। तो पहले जो अनुकूल राजा थे अंग्रेजों को मदद करने वाले, वो गुलामी में गए। फिर अनुकूल राजाओं की मदद से अंग्रेजों ने प्रतिकूल राजाओं पे कब्जा किया, और भारत के ही राजाओं ने अंग्रेजों की मदद करके भारत को गुलाम बनाया। अंग्रेजों ने भारत को गुलाम नहीं बनाया, भारत के राजाओं ने अंग्रेजों को मदद करके भारत। और जिन खानदानों का नाम इसमें सबसे ऊपर है, सिंधिया खानदान उसमें नंबर 1 है। भारत को गुलाम बनाने वालों का खानदान है ये। राजा मान सिंह का खानदान गुलाम बनाने वालों का खानदान है। जयचंद और अमीर चंद का खानदान देश को गुलाम बनाने वाले खानदानों में है। और ऐसे 20 खानदान, ये निजाम का खानदान देश की गुलामी लाने वाला खानदान रहा है। इनकी मदद ली अंग्रेजों ने, इनकी सेना ली, इनके पैसे लिए, और जो शूरवीर राजा थे एक एक करके मारा, सबको खत्म किया। और वो सब आप जानते हो। और एक दिन सारा देश उनके कब्जे में चला गया। और जब कब्जे में आ गया देश, तो उन्होंने एक ही काम किया, ट्रेड। ट्रेड माने लूट मार। और वो कैसे मचाई लूट मार, एक कहानी सुनाता हूं आपको। रॉबर्ट क्लाइव नाम का एक अंग्रेज इस देश में आया 1750 में, और उसने भारत में आकर बंगाल के राजा, जिसका नाम था सिराजुद्दौला, उसके दरबार में एक एप्लीकेशन भेजा कि हमको बंगाल में व्यापार करने का लाइसेंस चाहिए। बंगाल उस समय मुगल सल्तनत का हिस्सा नहीं था। अंग्रेजों ने जहांगीर से लाइसेंस लिया था ना, तो जहांगीर का लाइसेंस उतने ही एरिया में काम करता था जहां तक मुगलों की सरकार थी। पूरे देश में मुगलों की सरकार कभी भी नहीं रही, पूरे देश में, थोड़े से इलाके में थी। तो मुगलों की सरकार जहां तक थी वहां तो लूट मार कर ली इन्होंने।
फिर ये आए बंगाल में, और यहाँ नई सरकार थी, नया राजा था, वहां भी लाइसेंस लेना था इनको। तो सिराजुद्दौला ने मना कर दिया कि मैं नहीं देता लाइसेंस। क्यों? तो कहता मेरे नाना ने मना किया है। सिराजुद्दौला के नाना थे अली वर्दी खां, उन्होंने सत्ता दी थी सिराजुद्दौला को। ये सिराजुद्दौला अपनी, उसकी जो माँ थी वो अली वर्दी खां की बेटी थी, और अली वर्दी खां को कोई बेटा नहीं था, तो बेटी के बेटे को उन्होंने सत्ता सौंपी थी। तो नाना ने कहा था कि देखो, जिंदगी में कभी भी किसी पे भरोसा करना, अंग्रेजों पे मत करना, क्योंकि ये कौम भरोसा करने लायक नहीं है। ये हाथ पकड़ेंगे, तुम्हारी गर्दन काट देंगे। तो ये समझकर वो बैठा था गद्दी पे। तो जब अंग्रेज आया, रॉबर्ट क्लाइव उसके सामने, तो उसने तुरंत मना कर दिया कि मैं तो लाइसेंस नहीं दूंगा, मेरे नाना ने मना किया। तो ये बोला रॉबर्ट क्लाइव कि अच्छा, तुम लाइसेंस नहीं दोगे तो हम तुम्हारे राज्य पे हमला करेंगे। तो इसने कहा हमले को मैं सामना करूंगा, लाइसेंस नहीं दूंगा, तुम तैयारी कर लो। तो युद्ध की तैयारी हुई, तारीख तय हो गई, 23 जून 1757 को युद्ध होगा। एक तरफ रॉबर्ट क्लाइव लड़ेगा, दूसरी तरफ सिराजुद्दौला लड़ेगा। तो सिराजुद्दौला ने पता कराया कि रॉबर्ट क्लाइव के पास सैनिक कितने हैं। तो उसका दूत गया और ढूंढ के आया, तो कहने लगा 350 सैनिक हैं कुल। तो सिराजुद्दौला ने कहा ये तो 20 मिनट में मारे जाएंगे। तो उसने तय किया कि मुझे तो युद्ध में जाने की ही जरूरत नहीं है, मेरा तो सेनापति ही लड़ लेगा जाके। और सेनापति को उसने सेना दे दी, और सेना में 18,000 सैनिक, और सेनापति मीर जाफर पहुंच गया युद्ध के मैदान में। अब रॉबर्ट क्लाइव ने जब देखा कि इतनी बड़ी सेना है, तो उसके हाथ पैर फूल गए, और हाथ पैर फूल गए, उसको लगा कि मैं तो मारा जाऊंगा। तो उसने एक चालाकी की, सेना के सेनापति को चिट्ठी भेजी मीर जाफर को कि तुम मेरे से दोस्ती कर लो, संधि कर लो, तो हम युद्ध नहीं लड़ेंगे। और उसमें लिखा कि तुमको मैं बंगाल का राजा बनवा दूंगा, हाँ, और हम तुम मिलके सिराजुद्दौला को मार डालेंगे, तुम युद्ध मत करो, संधि कर लो। अब मीर जाफर के मन में लालच आ गया राजा बनने का, और उसने कहा रॉबर्ट क्लाइव ने कि खजाना तुम्हारा हो जाएगा पूरा। तो ये तैयार हो गया मीर जाफर। तो इसने संधि की रॉबर्ट क्लाइव के साथ। 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में युद्ध नहीं हुआ, संधि हुई। और हम इतिहास में पढ़ते हैं कि प्लासी के मैदान में बड़ा भारी युद्ध हुआ, कोई युद्ध नहीं हुआ, संधि हुई थी। और उस संधि में मीर जाफर के 18,000 सैनिकों ने अंग्रेजों के 350 सैनिकों के सामने समर्पण किया, सिर्फ एक लालच में कि कुर्सी मिलेगी मीर जाफर को। अब हुआ क्या कि 18,000 सैनिक समर्पण करके रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी सेना में उनको मिला लिया। ये चालाकी हुई। उसके तो 350 सैनिक थे जो इंग्लैंड से आए थे, इधर 18,000 सैनिक और मिल गए। तो ये 18,000 सैनिक और 350 अंग्रेज सैनिकों के साथ रॉबर्ट क्लाइव और मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को मारने का अभियान किया। और उस अभियान में हुआ ये कि ये प्लासी के युद्ध में, मैदान जो प्लासी का था ना, वो कलकत्ता के पास है, और सिराजुद्दौला की जो राजधानी थी वो कलकत्ता से दूर थी। तो उस राजधानी तक जाने के लिए पैदल चलना पड़ा, घोड़ों पे बैठ के। तो रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी डायरी में जो कहानी लिखी है वो सुना रहा हूं आपको मैं। ये वो रॉबर्ट क्लाइव की डायरी से निकली हुई कहानी है। उसमें वो लिख रहा है कि मैंने जब मीर जाफर को संधि में फंसा लिया और मीर जाफर आसानी से फंस गया, तो मुझे लगा कि अब तो बंगाल मेरा हो जाएगा, तो बंगाल के राजा को मारना है बस, सिराजुद्दौला को। तो वो कहता है मैं, मीर जाफर, मेरे पीछे 350 सैनिक और उसके पीछे भारत के 18,000 सैनिक, हम सब गए सिराजुद्दौला को मारने के लिए। तो सड़क के किनारे से जहां जहां से हम गुजरे, हजारों भारतवासियों ने हमें देखा और हमारे जुलूस पर तालियां बजाई, लेकिन किसी भारतवासी ने हमें पत्थर उठा के नहीं मारा। वो कहता है मैं घोड़े पे आगे चलता था
मेरे पीछे 350 सैनिक थे, उसके पीछे 18,000 भारत के सैनिक थे, और सड़क के दोनों तरफ भारतवासी खड़े होकर तालियां बजाते थे। मेरे ऊपर अगर किसी भी एक भारतवासी ने पत्थर उठा के मारा होता और सैकड़ों भारतवासियों ने उसका अनुकरण किया होता पत्थर मारने का, तो हम तो उसी दिन मर जाते और भारत का इतिहास तो कुछ और हो गया होता। लेकिन चूंकि किसी ने पत्थर नहीं मारा, हम बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, और एक दिन जाकर हमने सिराजुद्दौला को मार दिया। फिर मीर जाफर को राजा बना दिया। फिर एक दिन मैंने मीर जाफर को मरवा दिया, मीर कासिम को राजा बनाया। फिर एक दिन मीर कासिम को मरवा के मैं खुद राजा हो गया बंगाल का। ऐसे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हुआ। और जब शासन स्थापित हुआ तो लूटमार और ज्यादा की उन्होंने, फिर तो सरकार उनकी हुई। तो रॉबर्ट क्लाइव अपनी डायरी में लिखता है कि मैंने भारत के सबसे मशहूर राज्य बंगाल को लूटा, जो सबसे ज्यादा समृद्धशाली था। 6 साल में लूटता रहा। 6 साल के बाद मेरा ट्रांसफर हो गया, मुझे लंदन वापस बुला लिया गया। तो उसने कहा लूट का माल तो लेके जाना था लंदन, मैं लेके गया। तो लूट का माल ये जो लंदन लेके गया, तब इसने बेईमानी की। बेईमानी क्या की कि राजा को कुछ नहीं दिया, जबकि हिस्सा देना था राजा को लूट का, और राजा के कर्मचारियों को भी नहीं दिया। तो राजा ने इसके खिलाफ एक मुकदमा चलवाया, रॉबर्ट क्लाइव के खिलाफ। उस मुकदमे की सुनवाई में रॉबर्ट क्लाइव से पूछा गया कि तुम भारत से क्या लूट कर लाए? तो उसने कहा कि मैं सोने के सिक्के लाया, चांदी के सिक्के लाया, हीरे जवाहरात लाया। कितना लेके आए? तो उसने कहा गिना तो नहीं है, लेकिन अंदाजा बता सकता हूं। तो कितना? तो उसने कहा भारत से सोने के सिक्के लंदन लाने के लिए, हीरे जवाहरात लंदन लाने के लिए पानी के 900 जहाज मैंने किराए पर लिए। पानी के 900 जहाज मैंने किराए पर लिए, तब मैं पूरा माल लंदन लेके आया। तो अंग्रेजों का राजा उछल गया। उसने कहा 900 जहाज? कहा हाँ। नाव तो नहीं? उसने कहा जहाज। तो फिर उससे पूछा गया एक जहाज में कितना माल आता है? उसने कहा 60 से 70 मीट्रिक टन। एक जहाज में इतना माल आए, ऐसे 900 जहाज लूट कर मैं लाया हूं भारत से। आप अंदाजा लगाओ, एक अंग्रेज ने लूटा हुआ ये था सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, हीरे जवाहरात। उसका मैंने आज के हिसाब से आकलन किया कि अगर वो 900 जहाज पानी के सोना ही गया हो तो कितना बैठता है। तो आज के मूल्य के हिसाब से वो करीब करीब 17 से 18 लाख करोड़ रुपए बैठता है। एक अंग्रेज ने लूटा उतना। फिर क्या हुआ? रॉबर्ट क्लाइव ने तो रास्ता खोल दिया लूट का। फिर दूसरा आ गया, उसकी जगह पर एक दूसरा अधिकारी आया, वॉरेन हेस्टिंग्स, उसने लूटा फिर इस देश को। फिर वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद तीसरा आ गया विलियम पिट, उसने लूटा इस देश को। फिर चौथा आ गया कर्जन, उसने लूटा इस देश को। फिर पांचवा आ गया इस देश में लॉरेंस, उसने लूटा इस देश को। फिर छठा आ गया विलियम वेंटिंग, उसने लूटा इस देश को। ऐसे 84 अंग्रेज गवर्नर जनरल आते रहे, लूटते ही रहे इस देश को। और वो जो लूट मची इस देश में, उसमें ये देश गरीब हो गया। ये देश गरीब नहीं था, क्योंकि अंग्रेजों के इतिहासकारों ने भारत पर जो रिसर्च की है, ऐसे 200 इतिहासकार हुए इंग्लैंड में। विलियम डिग्वी हुआ, विलियम डेरेलिम्पल हुआ, जे कैंपवेल हुआ। ऐसे अंग्रेजों के 200 से ज्यादा बड़े रिसर्च स्कॉलर हुए जिन्होंने भारत पर रिसर्च की, और उन सब ने एक बात लिखी है कि भारत सोने की चिड़िया नहीं, सोने का महासागर है। हम कहते रहते हैं ना सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया। विलियम डेरेलिम्पल कहता है कि सोने की चिड़िया नहीं, सोने का महासागर था। विलियम डिग्वी ने लिखा अपनी किताब में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में कि भारत जैसा अमीर देश पूरी दुनिया में नहीं देखा मैंने। और विलियम डिग्वी तो कहता है कि दुनिया भर का सारा सोना इकट्ठा होके भारत में आता था।
और ये कैसे आया भारत में सारा सोना इकट्ठा होके? भारत में सोना पैदा तो होता नहीं, और हमने सोना कभी किसी देश से लूटा नहीं, फिर कहां से आया? सारे देश का सोना, सारी दुनिया का सोना हमारे यहाँ क्यों आता था? तब पता चला दस्तावेजों में कि 3000 साल भारत ने दुनिया में निर्यात का व्यापार किया है, खाली निर्यात किया है, आयात नहीं किया, सिर्फ एक्सपोर्ट किया है 3000 साल। और उसके प्रमाण हैं, दस्तावेज हैं कि हम जो एक्सपोर्ट करते थे वो क्या है। हम कपड़ा एक्सपोर्ट करते थे 3000 साल सारी दुनिया में, और हमारा कपड़ा इतना बेहतरीन होता था, सारी दुनिया में बिकता था, तौल से बिकता था उस समय कपड़ा। अभी मीटर से बिकता है, पहले तौल से बिकता था। और दस्तावेज मैंने देखे हैं, पढ़े हैं, आपको भी दिखाऊंगा कभी, कि भारत का कपड़ा तराजू के एक पल्ले में रखा जाता था और उसके बराबर के वजन का सोना दूसरे पल्ले में रखा जाता था। सोना हमें मिलता था, कपड़ा हम बेचते थे। हमने 3000 साल कपड़ा बेचकर सोना कमाया, 3000 साल। और 3000 साल दुनिया हमारा कपड़ा पहनती रही है, क्योंकि जितना बेहतरीन कपास भारत में होता था कहीं नहीं होता था। हमने कपड़ा पहनाया दुनिया को, हमने कपड़ा बनाना सिखाया पूरी दुनिया को, उसके प्रमाण है। फिर कपड़े के अलावा हम बेचते थे स्टील, लोहा। भारत में जो लिखित प्रमाण मिले हैं अब तक, वो ये बताते हैं कि 10वीं शताब्दी से स्टील बनता है इस देश में। आज से लगभग 1000 साल पहले से स्टील बनता है, और स्टील की क्वालिटी इतनी जबरदस्त थी हमारे देश में कि उस स्टील में जंग नहीं लगता। एक अंग्रेज बड़ा स्कॉलर हुआ, जे कैंपवेल, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी भी था, स्कॉलर भी था। उसने लिखा है कि हम भारत का स्टील खरीद के जहाज बनाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के। क्यों? क्योंकि इतना अच्छा स्टील कोई नहीं बनाता जो भारत में बनता है। और वो कहता है कि भारत का जहाज, जब हम भारत के स्टील से जब जहाज बनाते हैं तो कम से कम 100 साल चलता है वो जहाज। 70 साल तो हम चलाते हैं उस जहाज को पानी में, और 30 साल उसको बेच देते हैं तो दूसरा देश चला लेता है। 100 साल वो जहाज पानी में घूमता है, लेकिन उसमें जंग नहीं लगता। इस क्वालिटी का स्टील भारत में बनता है, पानी में घूमे जहाज और जंग ना लगे। वो कहता है भारत का जो आयरन ओर है इतनी अच्छी क्वालिटी का है, और भारत के लोगों की जो अकल है उस आयरन ओर से स्टील बनाने वाली, वो दुनिया में बेजोड़ है, किसी के पास इतनी अकल नहीं। जे कैम्पबेल ने बहुत विस्तार से लिखा स्टील प्रोडक्शन पे। वो कहता है भारत में स्टील बनाने के लिए भट्टियां बनती हैं, ब्लास्ट फर्नेस। वो कहता है कि इन ब्लास्ट फर्नेस में 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तो ऐसे ही पैदा कर लेते हैं भारतवासी, इनकी अकल इतनी ऊंची है। 1500 डिग्री का टेम्परेचर पैदा करना मजाक बात नहीं है, वो भी बिना बिजली के। बिजली नहीं थी उस समय। तो हम क्या जलाते थे? हम जलाते थे लकड़ी, और कुछ खास तरह की लकड़ी को खास तरह के केमिकल से मिलाकर जलाते थे, तब इतना टेम्परेचर होता है। लकड़ी में सामान्य रूप से 700-800 डिग्री तक टेम्परेचर आता है, लेकिन हम 1500 तक डिग्री का टेम्परेचर पैदा करते थे, तभी लोहा गलता है। इससे कम पे लोहा पिघलता नहीं। तो इस क्वालिटी का स्टील बनाते थे, सारी दुनिया में बिकता था ये स्टील, और हम लोहा बेच के फिर सोना कमाते थे। फिर हम ईंट बेचते थे, सारी दुनिया में सबसे ज्यादा भारत की ईंट बिकती थी। अपने भारत में एक पतली ईंट बनती है, पतली, एकदम पतली। वो ईंट की विशेषता है कि उसकी उम्र 1000 साल है। ये जो मोटी ईंट है ना, ये 500 साल में टूट जाती है, पतली ईंट 1000 साल तक चलती है। और वो पतली ईंट हमारे यहाँ सभी किलों में लगी हुई है, जाके देख लो, पुराने किले जितने हैं ना। और पुराने किले अभी तक बचे इसलिए हैं कि पतली ईंट लगी हुई है उन। और ईंट से ईंट जोड़ने के लिए चूना लगा हुआ है। चूना की उम्र 1000 साल है। सीमेंट ये जो बनता है ना जोड़ने वाला, ये 100 साल भी नहीं टिकता, और चूना 1000 साल चलता है। जबकि सीमेंट उसी चूने से बनता है, ध्यान देना। हाँ, सीमेंट चूने से ही बनता है, लेकिन हम चूना जो तैयार करते थे वो 1000 साल टिकता था, ये सीमेंट 100 साल नहीं टिकता। और चूने से घर बनाओ
तो कभी भी क्रैक नहीं आता दीवार में, दरार नहीं पड़ती। सीमेंट का घर बनाओ, तीसरे दिन दरार पड़ जाती है। इतनी रद्दी टेक्नोलॉजी है सीमेंट। क्यों? यूरोप से आई है। हाँ, हमने नहीं बनाई ये सीमेंट की टेक्नोलॉजी, ये विदेशों से आई है। हमारे यहां तो चूना बनता था और चूना बिकता था, ईंट बिकती थी। दुनिया भर के, यूरोप के कई देशों के भवन और इमारतें भारत की ईंट से बने हुए हैं, अभी भी हैं, जाके देख सकते हैं। लंदन में कई बिल्डिंग हैं जो भारत की ईंट से बनी है। और हम स्टील बेचते थे, कपड़ा बेचते थे, चूना बेचते थे, ईंट बेचते थे, ऐसी हम सैकड़ों चीजें बेचते थे, मसाले बेचते थे, औषधि बेचते थे, खाने पीने का माल बिकता था। और ये सब सोने के बदले में बिकता था, क्योंकि सोना एक्सचेंज का माध्यम था। तो सारी दुनिया का सोना इस देश में इकट्ठा हुआ, इसलिए ये देश सोने की चिड़िया नहीं, सोने का महासागर बना। और इसलिए इस देश के सोने को लूटने के लिए 1000 साल विदेशी आते रहे। मोहम्मद बिन कासिम सोना लूटने आया था, महमूद गजनबी सोना लूटने आया था, तैमूर लंग सोना लूटने आया था, अहमद शाह अब्दाली सोना लूटने के लिए आया था, पुर्तगालियों का वास्को डिगामा भी सोना लूटने आया था, रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों का वो सोना ही लूटने आया था। ये सब सोने के लुटेरे थे, व्यापारी नहीं थे। और इन्होंने जो लूट मचाई इस देश में 1000 साल, उसमें ये देश कंगाल हो गया, गरीब हो गया, भूखमरी का शिकार हो गया। अब एक एक अंग्रेज 900 जहाज पानी के भरकर यहां से सोना ले जाए, एक अंग्रेज, और ऐसे 84 अंग्रेज, अंदाजा लगाओ कितना लूटा होगा। मैंने ये जो प्रमाण इकट्ठे हुए इन पे से अंदाजा लगाया और एक कैलकुलेशन किया। अंग्रेजों ने कम से कम 300 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति लूटी है यहां से, 300 लाख करोड़। और ये लूट चलती रही 15 अगस्त 1947 तक। अब महत्व की और एक बात कहना चाहता हूं। इस लूट के दो हिस्से थे। एक लूट होती थी अनऑफिशियल और एक होती थी ऑफिशियल। अनऑफिशियल लूट थी, किसी के भी घर में घुसो, लूट के ले आओ। और ऑफिशियल लूट कैसी थी? भारत के लोगों पर टैक्स लगाओ और लूट के ले जाओ। एक लूट किया अनऑफिशियल अंग्रेजों ने, दूसरा किया ऑफिशियल टैक्स लगा के। ये जो टैक्स वाली लूट शुरू हुई, ये 1840 से शुरू हुई। 1840 के पहले बिना टैक्स वाली लूट थी, जो मैं बताया रॉबर्ट क्लाइव की। 1840 में क्या हुआ? हुआ ये कि यहां रॉबर्ट क्लाइव आया 1834 में, माफ करना, मैकॉले आया, थॉमस बेब मैकॉले आया। मैकॉले जिसको आप अक्सर गाते रहते हैं ना, वो आया यहां 1834 में और घूमा भारत में, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, और घूम टहल के चला गया वापस। तो उसको पूछा तुमने भारत में क्या देखा? तो उसने कहा, आई हैव सीन, I have traveled length and breadth of this country India, but I have never seen a beggar and thief in that country India. वो कहता है मैंने पूरा भारत घूम लिया। 2 फरवरी 1835 को ये बोल रहा है मैकॉले, कह रहा है मैंने पूरा भारत घूम लिया, लेकिन एक भी भिखारी मैंने नहीं देखा वहां, और एक भी चोर नहीं देखा। और ये कब कह रहा है? 1835 में। 1835 का माने आज से 175 साल पहले तक। आज से 175 साल पहले तक भारत गरीब नहीं था, क्योंकि कोई भिखारी नहीं, कोई चोर नहीं। भिखारी और चोर क्यों होगा? क्योंकि गरीबी नहीं थी। फिर वो कहता है, सच वेल्थ आई हैव सीन इन दिस कंट्री दैट आई एम मेस्मराइज्ड। वो कहता है इतना धन और संपत्ति मैंने भारत में देखा है, मेरी आंखें चौंधिया गई। फिर किसी ने उससे पूछा, क्या धन संपत्ति तुमने देखा? तो वो कहता है कि भारत के सामान्य घरों में जब मैं गया तो मैंने देखा सोने के सिक्कों का ढेर ऐसे लगा रहता है जैसे गेहूं और चने का ढेर लगा रहता। फिर वो कहता है कि भारत के किसी घर में मैंने ताला नहीं देखा। क्यों? क्योंकि चोरी नहीं होती।
चोरी क्यों करेगा कोई, सबके पास इतना माल है, क्यों कोई किसी की चोरी करे। फिर वो कहता भारत वाले अजीब हैं, अपना घर खोल के चले जाते हैं, तीर्थ यात्रा पर एक एक साल बाद आते हैं, लेकिन घर में कोई चोरी नहीं होती, एक एक साल घर खुले पड़े रहते हैं, क्योंकि चोरी करने की जरूरत ही नहीं। ये सारा वर्णन वो सुना रहा है भारत के बारे में। और फिर अंग्रेजों की संसद में एक बहस हुई। मैकॉले की बात पर अंग्रेजों को थोड़ी देर के लिए विश्वास नहीं हुआ, उनको लगा कि ये कुछ एक्सेजरेट कर रहा है भारत के बारे में। तो मैकॉले के पहले जिन अंग्रेजों ने भारत में आकर सर्वेक्षण किए थे, वो पुरानी रिपोर्ट सब निकाली गई ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और 1835 से 1840 में सभी रिपोर्ट पर बहस हुई। तो एक रिपोर्ट उसमें से मिली, वो ये बताती है कि 1835 तक सारी दुनिया में भारत का निर्यात 33% था, 33% वर्ल्ड एक्सपोर्ट हमारा। दुनिया में 100 रुपए का माल बिकता था तो 33 रुपए का माल हमारा था। दूसरे नंबर पर निर्यात था तो वो चीन का था, 27%। फिर वही रिपोर्ट बताती है कि सारी दुनिया में जो आमदनी होती थी उसका 27% आमदनी अकेले भारत की थी, पूरी दुनिया की आमदनी का। और वही रिपोर्ट कहती है कि पूरी दुनिया में जो कुल उत्पादन होता था उसका 43% उत्पादन भारत में होता था, पूरी दुनिया का। तब पता चला कि भारत उद्योग प्रधान देश था। अब तक हम सोचते रहे कृषि प्रधान, कृषि प्रधान, कृषि प्रधान। कृषि प्रधान तो था ही, उद्योग प्रधान भी था और व्यापार प्रधान भी था, वरना 33% एक्सपोर्ट हम कैसे करते। तो जब ये बहस हुई ब्रिटिश पार्लियामेंट में, तब ये तय किया गया कि भारत में अभी भी इतनी समृद्धि है। तो ये कहता है मैकॉले, हाँ बहुत समृद्धि है। तो ये पैसा कैसे आए लंदन। तब बात आई कि ये सारा पैसा लंदन अगर लाना है भारत से, तो एक ही रास्ता अब है हमारे पास कि हम भारत को टैक्स लगाकर लूटें। अब तक तो हम बिना टैक्स के लूटते रहे, तो भारत कंगाल हो नहीं पाया, गरीब हो नहीं पाया। अब टैक्स लगा के लूटो इस देश को। तब अंग्रेजों ने टैक्स लगाना शुरू किया। सबसे पहला टैक्स अंग्रेजों ने लगाया एक्साइज ड्यूटी, उत्पादन का कर, 1840 में। बहस हुई अंग्रेजों की संसद में, तो यह तय हुआ कि भारत के उद्योगपति सारी दुनिया में जो व्यापार कर रहे हैं, तो इसके लिए जो उत्पादन हो रहा है, उत्पादन पर ही टैक्स लगाओ। तो अंग्रेजों ने एक्साइज ड्यूटी लगाई 350%। माने 100 रुपए का माल बनाओ तो 350 रुपए अंग्रेजों को दो टैक्स में। फिर अंग्रेजों ने दोबारा तय किया एक दिन संसद में कि जो व्यापार करने वाले उद्योगपति हैं वो बना रहे हैं तो हमने टैक्स लगा दिया, अब ये बेच रहे हैं तो इस पे भी टैक्स लगाओ। तो दूसरा टैक्स लगाया CST, सेंट्रल सेल्स टैक्स, और वो था 180%। 100 रुपए का माल बेचो, 180 रुपए दो अंग्रेजों। फिर अंग्रेजों ने कहा कि ये बेचकर मुनाफा जो कमा रहे हैं भारत के उद्योगपति, इनके मुनाफे पे भी टैक्स लगाओ। तब तीसरा टैक्स लगाया इनकम टैक्स, और वो लगाया 97%, 97%। 100 रुपए कमाओ, 97 रुपए अंग्रेजों को दो। फिर अंग्रेजों ने कहा कि कोई भी उद्योगपति कुछ भी बनाएगा, बेचेगा, बेचकर मुनाफा कमाएगा, 3 जगह हमने टैक्स लगा लिया। अब वो सामान को बेचने के लिए जब एक गांव से दूसरे गांव जाएगा तो फिर लगाओ इस पे टैक्स। तो एक तो लगाया उन्होंने रोड टैक्स, सड़क पर से लेके जाओ। एक लगाया टोल टैक्स, पुल पे से लेके जाओ। फिर एक लगा दिया चुंगी कर, किसी गांव में लेके आओ माल को। फिर अंग्रेजों ने कहा कि ये व्यापारी मुनाफा तो कमाएंगे, फिर भी तो घर बनाएंगे, इनके घरों पे टैक्स लगा दो, अब हाउस टैक्स। फिर उन्होंने कहा कि ये प्रॉपर्टी बनाएंगे तो प्रॉपर्टी पे टैक्स लगा दो। और ऐसे करके अंग्रेजों ने 23 तरह के टैक्स लगा दिए इस देश में। और जब ये टैक्स लगे तब ये देश पूरा निचुड़ गया, सब लुट गया इस देश का, कुछ नहीं बचा। क्योंकि 100 रुपए के माल पे 1000 रुपए टैक्स अगर लग गया
तो कैसे कोई उद्योग बचेगा, कैसे कोई व्यापार बचेगा। परिणाम क्या हुआ, 90 साल अंग्रेजों ने ये टैक्स लगा के रखा, 90 साल में भारत खत्म हो गया। जो भारत 33% निर्यात करता था दुनिया में, 90 साल के इस टैक्स सिस्टम के बाद वो निर्यात 5% रह गया, क्योंकि सारे उद्योग खत्म हो गए, बर्बाद हो गए। फिर अंग्रेजों की एक कमेटी बनाई गई, उस कमेटी ने बहस की और उसमें ये आया कि भारत पर हमने जरूरत से ज्यादा टैक्स लगाया, बात सही है, लेकिन हमें और कोई विकल्प नहीं था, यही करना था हमें, क्योंकि हमें तो अपने देश को समृद्ध बनाना था, भारत को लूटना था, यही एक रास्ता था। फिर एक बहस आई कि भारत में हमें 2 फायदे हुए टैक्स लगाने से। पहला फायदा यह हुआ कि भारत के जितने ईमानदार उद्योगपति और व्यापारी थे, सबने टैक्स भरा, सब बर्बाद हो गए, अब वो जिंदा नहीं है। तो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भारत में मोनोपोली हो गई। जब कॉम्पिटिटर नहीं है तो मोनोपोली हो गई, तब ईस्ट इंडिया कंपनी सारा मुनाफा लेके जा रही है। और दूसरा उन्होंने कहा कि जो जो भारत के व्यापारियों ने ईमानदारी से टैक्स नहीं दिया वो बेईमान हो गए, और बेईमानों को गुलाम बनाना सबसे आसान होता है, इसलिए वो गुलामी में हमारे हजारों साल रहेंगे। तो एक उद्देश्य था लूटना, दूसरा उद्देश्य था भारत के उद्योगपति और व्यापारियों को बेईमान बनाना, ताकि वो गुलामी में रहें। और आप ध्यान देना, बेईमान आदमी ही गुलाम होता है, ईमानदार गुलाम नहीं हो सकता। बेईमान आदमी क्यों गुलाम होता है? इसलिए कि हर समय डरता है और उसका डर उसको गुलाम बना देता है। तो ये जो टैक्सेशन का सिस्टम अंग्रेज लाए, इससे उन्होंने डर पैदा किया उद्योगपति और व्यापारियों के मन में। टैक्स वसूला वो तो एक काम, डर पैदा किया वो उससे ज्यादा बड़ा काम। तो जो व्यापारी ईमानदार थे वो तो लड़ते रहे अंग्रेजों से और खत्म हो गए, लेकिन जो थोड़े कमजोर थे वो टैक्स चोरी करने लगे और बेईमानी में फंसते गए और अंग्रेजों की गुलामी में पक्के आ गए। फिर उन्होंने अंग्रेजों का गाना गाना शुरू कर दिया, अंग्रेज अच्छे हैं, अंग्रेजी अच्छी है, सभ्यता उनकी अच्छी है, परंपरा उनकी अच्छी है। ऐसे बहुत लोग निकले इस देश में। तो अंग्रेजों के दोनों उद्देश्य पूरे हो गए। अब टैक्स सिस्टम को लाके उन्होंने जो तकलीफ दी इस देश को, उस तकलीफ में देश खत्म हो गया। और 1947 तक आते आते इस देश का व्यापार पूरी दुनिया में 2% रह गया, जो 33% था 1835। ये है कहानी इस देश के गरीब होने की, भुखमरी का शिकार होने की। और अंग्रेजों ने जब ये लूटा इस देश को, तो व्यापारी और उद्योगपतियों को तो टैक्स लगा के लूटा, किसानों को लगान लगा के लूटा, लैंड रेवेन्यू। और किसानों पर लगान था 90%। मतलब इसका क्या होता है, अगर किसान 100 क्विंटल गेहूं पैदा करे तो 90 क्विंटल अंग्रेजों को देना। ये किसानों के ऊपर था। जो ईमानदारी से दे दें वो बच गए, जो नहीं देंगे अंग्रेज उनको मारेंगे, पीटेंगे। कोड़े मारते थे, बंदूक से मारते थे। बंदूक की पीछे जो बट होती है ना, उससे किसानों को पीटते थे जो लगान नहीं देते थे। कोड़े मारते थे। और कोड़ों में वो लगाए जाते थे नेल्स, माने कील। और 4-5 कोड़े खाते ही किसान जो है ना बेहोश होकर गिर पड़ता था। खाल खिंच जाती थी एक कोड़ा मारने। और अंग्रेजों ने अत्याचार ऐसे ऐसे किए, जो किसानों ने लगान नहीं दिया उनकी माताओं, बहनों, बेटियों को उन्होंने उनके सामने ही बेइज्जत किया। किसानों के साथ उनसे बलात्कार करते थे, अगर लगान नहीं दोगे आप तो। एक अंग्रेज